हृदय की संरचना के पश्चात अब हम पढ़ते हैं इसमें परिसंचरण के बारे में, रक्त परिसंचरण के बारे में। तो मानव में जो बंद प्रकार का जो है रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्योंकि जो रुधिर का जो प्रवाह होता है वो किस में होता है? बंद नलिकाओं में होता है। अब मानव में जो रक्त परिसंचरण पाया जाता है उसको दोहरा रक्त परिसंचरण कहा जाता है। अब दोहरा रक्त परिसंचरण क्यों कहा जाता है इसको आप समझेगा। यहाँ पर ये चित्र है, इसकी सहायता से हम इसको समझेंगे कैसे होता है। देखिए यहाँ पर ये नीचे की तरफ जो ये बॉक्स बनाया गया है ये फेफड़े को प्रदर्शित कर रहा है, और ऊपर की तरफ ये बड़ा सा बॉक्स है, इसमें 1, 2, 3 और 4 चैम्बर हमने बनाए हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर जो हैं आलिन को प्रदर्शित कर रहे हैं और 2 वाले चैम्बर जो है ये नीले को प्रदर्शित कर रहे हैं। सबसे पहले बात की जाती है फेफड़ों की। फेफड़ों में क्या होता है कि जैसे ही फेफड़ों में रक्त आता है तो फेफड़ों में रक्त आने पर उस रक्त के साथ में ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि फेफड़ों में गैसों का क्या होता है? विनिमय होता है। ऑक्सीजन किसके साथ में मिलती है? रक्त के साथ में। तो अब ये जो रक्त जो होता है ये कैसा हो जाता है? ऑक्सीजनित रक्त। ये रक्त, इस रक्त में ऑक्सीजन मिल गई और ऑक्सीजन के मिलते ही ये जो रक्त है ये कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनित। ये परिवर्तित हो जाता है ऑक्सीजनित रक्त में, और ऑक्सीजनित रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है। ऑक्सीजनित रक्त को ही क्या कहा जाता है? शुद्ध रक्त कहा जाता है। अब फेफड़ों से ये ऑक्सीजनित रक्त जो होता है ये चला जाता है फुफ्फुस शिरा में, और फुफ्फुस शिरा से होते हुए ये रक्त जो होता है ये पहुंचा दिया जाता है किसमें? बाएं आलिन में। तो इसका मतलब बाएं आलिन में कौन सा रक्त आ गया? ऑक्सीजनित रक्त आ गया। तो ये बाएं आलिन है, इस बाएं आलिन में अब यहाँ पर आ गया कौन सा रक्त? ऑक्सीजनित रक्त। ठीक है। अब इसी प्रकार से आप देखते हो कि यहाँ पर ये जो दायां आलिन है, दायां आलिन में क्या प्रवेश करती है? महाशिरा प्रवेश करती है। ये महाशिरा क्या करती है? शरीर के विभिन्न अंगों से विऑक्सीजनित रक्त, कैसा रक्त? विऑक्सीजनित रक्त। विऑक्सीजनित रक्त किसको कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। ऐसे रक्त को अशुद्ध रक्त या विऑक्सीजनित रक्त भी कहा जाता है। ये महाशिरा से विऑक्सीजनित रक्त किस में आ जाता है? आलिंद में आ जाता है। कौन सा? दाएं आलिंद में। तो दाएं आलिंद में आ गया कौन सा रक्त? विऑक्सीजनित रक्त। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि दोनों आलिंद में रक्त तो है, रक्त भरा गया, लेकिन बाएं आलिंद में ऑक्सीजनित रक्त होगा और दाएं आलिंद में कैसा होगा? विऑक्सीजनित रक्त। जब दोनों आलिंद रक्त से पूर्णतः बढ़ जाते हैं तब इनकी पेशियों में एक साथ जो है संकुचन होता है। जैसे संकुचन होता है, ये कपाट जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिवलन और द्विवलन कपाट, ये कपाट क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ जो है यहाँ पर ये पेपिलरी पेशियों से जुड़े हुए होते हैं। तो पेपिलरी पेशियाँ जो है इनकी गति को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो कपाट जैसे मान लीजिए प्रारंभ में ऐसे थे, जैसे ही रक्त जो होता है आलिंद से नीले में आता है ये कपाट ऐसे खुल जाते हैं, और कपाट जैसे ही खुलेंगे सारा का सारा जो रक्त है वो आलिंद से किस में आ जाता है? नीले में आ जाता है। जैसे ही रक्त आलिंद से नीले में आता है ये कपाट पुनः क्या कर दिए जाते हैं? बंद, क्योंकि पेशियों में अब क्या होगा? शीतलन होगा। शीतलन होते ही ये कपाट वापस क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो कपाट के बंद होने से जो नीले में आया हुआ रक्त है वो पुनः विपरीत दिशा में अर्थात आलिंद में प्रवेश नहीं कर पाता। अब दाएं नीले में यहां पर आ गया है विऑक्सीजनित रक्त, यहां पर दाएं नीले में आ गया विऑक्सीजनित रक्त, और इसी प्रकार से इधर दाएं नीले की बाएं नीले की बात करें तो बाएं नीले में आ गया कौन सा? ऑक्सीजनित रक्त। ठीक है। अब दोनों नीले जो है ये भी रक्त से भर गए, तो दोनों नीले जब रक्त से भर जाते हैं तो इनकी पेशियों में भी एक साथ संकुचन होता है, और पेशियों में जब संकुचन होगा तब बाएं नीले से ऑक्सीजनित रक्त यानी कि शुद्ध रक्त जो है वो महाधमनी से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। इधर दाएं नीले में विऑक्सीजनित रक्त होता है, ये फुफ्फुस धमनी में चला जाता है, और फुफ्फुस धमनी से होते हुए ये रक्त जो है किसमें प्रवेश कर जाता है? फेफड़ों में। और फेफड़ों में जब ये रक्त जाएगा तो उसके साथ में ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन के मिलते ही वो किसमें परिवर्तित या रूपांतरित हो जाएगा? ऑक्सीजनित रक्त में रूपांतरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि मनुष्य का जो हृदय होता है उसके
बाएं भाग में तो कैसा रक्त पाया जाता है? ऑक्सीजनित। और दाएं भाग में कैसा पाया जाता है? विऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है। और एक तरफ ऑक्सीजनित रक्त का परिसंचरण, दूसरी तरफ विऑक्सीजनित रक्त का परिसंचरण, तो इसका मतलब ये जो परिसंचरण जो है ये क्या कहलाएगा? दोहरा परिसंचरण। क्योंकि इसमें हृदय में आप देखोगे कि रक्त का जो परिसंचरण जो हो रहा है वो 2 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे फेफड़ों से होकर के ये शुद्ध रक्त आएगा बाएं भाग में, बाएं भाग से होकर के ये शरीर के विभिन्न भागों में चला जाएगा। इधर आप देखोगे महाशिरा से अशुद्ध रक्त आएगा और वो दाएं भाग से होते हुए जो है किस में प्रवेश करेगा? फेफड़ों में, फिर से शुद्ध होगा और इस तरीके से ये प्रवेश करेगा किसमें? बाएं भाग में। तो 2 बार जो है रक्त का यहाँ पर परिसंचरण हो रहा है, इस वजह से जो है इसको क्या कहा जाता है? दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ? जो रक्त था वो किसमें? फेफड़ों में आया। फेफड़ों में क्या उपस्थित होती है? ऑक्सीजन। वो रक्त के साथ में मिलकर के क्या बना देती है? ऑक्सीजनित रक्त। ये ऑक्सीजनित रक्त किस में प्रवेश करेगा? फुफ्फुस शिरा में। फुफ्फुस शिरा से होते हुए ये रक्त किस में जाएगा? बाएं आलिंद में। फिर इधर महाशिरा जो होती है वो शरीर के विभिन्न अंगों से क्या लाती है? विऑक्सीजनित रक्त को लाती है और ये विऑक्सीजनित रक्त है वो किस में चला जाएगा? दाएं आलिंद में। 2 नालिंद भर गए रक्त से। आलिंद की पेशियों में क्या होगा? संकुचन होगा। संकुचन होते ही ये कपाट जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं और सारा रक्त किस में आ जाता है? नीले में आ जाता है। जब रक्त नीले में आ जाता है तो कपाट पुनः क्या कर दिए जाते हैं? बंद कर दिए जाते हैं। अब नीले पूर्णतः रक्त से भर गए, तब इनमें या इनकी पेशियों में भी क्या होगा? संकुचन होगा। तो बाएं नीले से ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से किस में चला जाएगा? शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाएगा। और विऑक्सीजनित रक्त जो होता है वो दाएं नीले से फुफ्फुस धमनी में आएगा। फुफ्फुस धमनी से होकर के किस में जाएगा? फेफड़ों में। और फेफड़ों में उसमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी और किसका निर्माण होगा? ऑक्सीजनित रक्त का निर्माण होगा। ऐसे परिसंचरण को ही क्या कहा जाता है? दोहरा परिसंचरण। तो लिखते हैं हम दोहरा परिसंचरण के बारे में। मनुष्य में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें रक्त बंद नलिकाओं में प्रवाहित होता है। फिर क्या होगा? यहाँ पर फेफड़ों में रक्त के साथ ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कैसा रक्त बनता है? ऑक्सीजनित रक्त का निर्माण होता है। यह रक्त किसकी सहायता से? फुफ्फुस शिरा की सहायता से किस में चला जाएगा? बाएं आलिंद में। यह रक्त फुफ्फुस शिरा की सहायता से बाएं आलिंद में चला जाता है। अब इधर बात करें, महाशिरा क्या करेगी? महाशिरा शरीर के अंगों से विऑक्सीजनित रक्त को कहाँ ले आती है? दाएं आलिंद में। रक्त को दाएं आलिंद में ले आती है। अब दोनों आलिंद में एक साथ क्या होगा? संकुचन, जिससे कपाट क्या हो जाते? खुल जाते हैं और सारा रक्त जो है आलिंद से किस में आ जाता है? नीले में आ जाता है। दोनों आलिंद रक्त से
पूर्ण बढ़ जाते हैं तब इनमें एक साथ संकुचन होता है और रक्त आलिंद से कपाट की सहायता से निलयों में चला जाता है। कपाट पुनः क्या हो जाएंगे? कपाट पुनः बंद हो जाते हैं। अब निलयों में क्या होगा? संकुचन होता है जिससे बाएं निलय से आप देख सकते हो, बाएं निलय से कौन सा रक्त? ऑक्सीजन रक्त किसमें? महाधमनी से होते हुए किसमें चला जाएगा? शरीर के अंगों में। बाएं निलय से ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी की सहायता से शरीर के अंगों में चला जाता है। और इधर क्या होगा? वी ऑक्सीजन रक्त दाएं नीले से फुफ्फुस धमनी की सहायता से किसमें? फेफड़ों में आ जाएगा। दाएं नीले से वी ऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुस धमनी की सहायता से फुफ्फुस धमनी की सहायता से फेफड़ों में आ जाता है, जहां उसमें ऑक्सीजन को मिलाकर कैसा किया जाता है? ऑक्सीजन को मिलाकर ऑक्सीजनित रक्त में बदला जाता है। तो हृदय के बाएं भाग में ऑक्सीजनित रक्त और दाएं भाग में विऑक्सीजनित रक्त का परिसंचरण होता है। हृदय के बाएं भाग में ऑक्सीजनित एवं दाएं भाग में वी ऑक्सीजनित रक्त का परिसंचरण होता है। इसे क्या कहेंगे? दोहरा परिसंचरण। ठीक है दोस्तों, तो दोहरा परिसंचरण क्या है मैंने आपको समझाया। इसमें सीधा सिंपल सा है, चित्र आपको याद होना चाहिए। चित्र भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। दो बॉक्स बनाने, एक छोटा और एक बड़ा। बड़े वाले बॉक्स को 4 भागों में आप डिवाइड कर दीजिए। ऊपर वाले 2 भाग आलिंद कहलाएंगे, नीचे वाले 2 भाग क्या कहलाएंगे? नीले कहलाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो फेफड़े में जैसे ही रक्त प्रवेश करता है उसमें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन रक्त का निर्माण किया जाता है। अब फेफड़े से फुफ्फुस शिरा जो है उस रक्त को किस में ले जाती है? बाएं आलिंद में ले जाती है। इधर महाशिरा क्या करेगी? शरीर के विभिन्न अंगों से वी ऑक्सीजनित रक्त को किस में लाती है? दाएं आलिंद में लाती है। दोनों आलिंद रक्त से भर गए, तब इनमें संकुचन हुआ, कपाट खुले। कपाट के खुलते ही रक्त किस में आ गया? आलिंद से निलयों में आ गया।
कपाट पुनः बंद हो जाएंगे। अब नीलय की पेशियों में संकुचन होगा तो बाएं नीलय से ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से होते हुए शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाएगा। इधर विऑक्सीजनित रक्त जो होता है वो दाएं नीले से फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में चला जाएगा। फेफड़ों में उस रक्त में वापस क्या मिला दी जाएगी? ऑक्सीजन। और कैसा रक्त बना दिया जाएगा? ऑक्सीजनित रक्त। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो बाएं भाग में, हृदय के बाएं भाग में तो है ऑक्सीजनित रक्त और हृदय के दाएं भाग में कैसा है? विऑक्सीजनित रक्त है। इस प्रकार से रक्त का कैसा परिसंचरण हो रहा है? यहाँ पर दोहरा परिसंचरण हो रहा है। और ये जो है आपको दोहरे परिसंचरण के ये जो नोट्स है ये आपको मैंने लिखवा दिए हैं, आप इसे नोट कीजिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है रक्त वाहिकाएँ। देखो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो मनुष्य में जो रक्त का परिसंचरण होता है वो किसमें होता है? बंद नलिकाओं में होता है, जिनको अपन क्या कहेंगे? रक्त वाहिकाएँ कहते हैं। ये रक्त वाहिकाएँ क्या होती है? शरीर में एक जाल का निर्माण कर लेती है जिसमें से होकर के रक्त क्या होता है? प्रवाहित होता है। अब ये जो रक्त जो है प्रवाहित होकर के फिर रक्त कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। अब ये रक्त वाहिका जो होती है सामान्यतः तो दो भागों में बांटी गई है, एक तो है धमनी और एक क्या होती है? शिरा। अब धमनी और शिरा में क्या अंतर होते हैं वो हमें इसमें पढ़ना है। तो रक्त वाहिकाएँ क्या है कि मानव में रक्त का परिसंचरण किसमें होता है? बंद नलिकाओं में होता है। किसमें होता है बेटा? बंद नलिकाओं में होता है, जिसे रक्त वाहिकाएं कहते हैं। और ये जो रक्त वाहिकाएं हैं जो होती है ये शरीर में क्या बना देती है? एक जाल बना देती है जिसमें से होकर के रक्त क्या होता है? प्रवाहित होता है और रक्त किस में पहुंचता है? शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक है, रक्त वाहिकाएं शरीर में जाल का निर्माण करती है जिसमें से रक्त प्रवाहित होकर कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है, और ये जो रक्त वाहिकाएं होती है मुख्यतः कितने भागों में बांटी गई? दो भागों में। कौन कौन सी? धमनी और शिरा। रक्त वाहिकाएं मुख्यतः दो भागों में बांटी गई है, एक तो है धमनी और दूसरी क्या होती है? शिरा। अब क्या है इनमें अंतर धमनी और शिरा में? एक तरफ लिखते हैं धमनी और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं? शिरा। देखो धमनी जो होती है, धमनी की जो पेशियां होती है वो लचीली होती है और मोटी होती है। धमनी की पेशियां मोटी होती है और एक बिल्कुल उल्टा हो जाएगा शिरा में। इसकी पेशियां पतली और कैसी होती है? लचीली होती है। ठीक है, अब धमनियों में तो क्या होता है? जो रक्त प्रवाहित होता है उसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, तो इसका रंग होता है लाल और उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। धमनियों में जो रक्त होता है वो अधिक दाब के साथ में प्रवाहित होता है और उसमें कम दाब के साथ में प्रवाहित होता है। धमनियों में कपाट जो है नहीं पाए जाते हैं और उधर कपाट पाए जाते हैं। तो लिखेंगे धमनी, ध्यान रखिएगा कि जो ऑक्सीजनित रक्त है उसको शरीर के अंगों में पहुंचाने का कार्य करती है। धमनी रक्त को
हृदय से अंगों में पहुंचाती है। और ये क्या करेगी? अंगों से किस में लाएगी? हृदय में लाएगी रक्त को। यह रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में लाती है। इसमें कैसा रक्त पाया जाता है? ऑक्सीजनित। इसमें ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है। इसमें कैसा पाया जाता है? वी ऑक्सीजनित। इसमें वी ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल। इसका रंग लाल होता है। इसका रंग कैसा होगा? नीला। इसका रंग नीला होता है। कपाट धमनी में तो क्या होंगे? अनुपस्थित, और उसमें शिरा में उपस्थित। इसमें कपाट अनुपस्थित होते हैं और इधर कपाट उपस्थित होते हैं। कपाट उपस्थित होते हैं। और रक्त जो होता है धमनी में तो निम्न दाब के साथ अधिक दाब के साथ में, और शिरा में कम दाब के साथ में प्रवाहित होता है। इसमें रक्त अधिक दाब से प्रवाहित होता है। इसमें रक्त कम दाब से प्रवाहित होता है। इसकी जो गुहा होती है, धमनी की गुहाएं, वो होती है संकरी और उसकी चौड़ी। इसकी गुहा संकरी होती है और इधर गुहा कैसी पाई जाती है? चौड़ी। इसकी गुहा चौड़ी होती है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा रक्त वाहिकाएं जो होती है, ये क्या होती है कि बंद नलिकाएं होती है। तो और ये बंद नलिकाएं जो होती है शरीर में एक जाल का निर्माण कर लेती है, और फिर इन्हीं नलिकाओं से होकर के जो है रक्त का क्या होता है? प्रवाह होता है, और ये रक्त जो है शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। रक्त वाहिकाएं जो होती है इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक है धमनी और एक है शिरा। धमनी और शिरा में क्या क्या अंतर आता है? धमनी जो होती है इनकी पेशियां मोटी होती है, जबकि शिरा की जो पेशियां होती है वो कैसी होती है? पतली और लचीली होती है। धमनी जो है रक्त को हृदय से अंगों में पहुंचाती है, ठीक है? हृदय से किस में पहुंचाएगी? अंगों में पहुंचाएगी। और शिरा जो होती है ये रक्त को विभिन्न अंगों से किस में ले जाती है? हृदय में। और धमनी में ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है, जबकि शिरा में वी ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है। धमनी का रंग कैसा होता है? लाल। शिरा का रंग कैसा होता है? नीला। धमनी में कपाट अनुपस्थित होते हैं, जबकि शिरा में कपाट पाए जाते हैं। धमनियों में रक्त जो होता है वो अधिक दाब के साथ में प्रवाहित होता है, जबकि शिरा में कम दाब के साथ में प्रवाहित होता है। धमनियों की जो गुहा होती है वो कैसी होती है? संकरी होती है, जबकि शिरा की जो गुहा होती है वो कैसी होती है? चौड़ी होती है। नोट कीजिएगा आप इसे।
रक्त के क्या कार्य हैं वो समझ लेते हैं। क्या क्या कार्य करता है रक्त। सबसे पहले इसका जो कार्य होता है रक्त का, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का ऊतकों में विनिमय करना। यानी कि रक्त जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को क्या करता है, परिवहन करता है। यह ऑक्सीजन गैसों को ऊतकों में पहुंचाता है, ऊतकों में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को वापस जो है फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो पहला कार्य तो हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को ऊतकों में क्या करता है, ये विनिमय करता है। दूसरा, पोषक तत्वों का परिवहन करता है, क्योंकि पाचन क्रिया में जो है भोजन का पाचन हो जाता है। तो भोजन का पाचन होने के बाद में अवशोषण होता है किसमें, छोटी आंत्र में। छोटी आंत्र में मिलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं और उन पे रक्त केशिकाओं का जाल होता है। तो वो पचा हुआ भोजन जो होता है, पचित आहार रस जो होता है, वो रक्त केशिकाओं के माध्यम से किस में आ जाता है, रक्त में। तो वो रक्त में जो पचित आहार रस जो पहुंचता है उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनका परिवहन जो है कौन करता है, रक्त करता है। उसके बाद में उत्सर्जी उत्पादों को शरीर के बाहर निकालता है। उत्सर्जी उत्पाद यानी कि जो शरीर के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, उनको ये शरीर के क्या करता है, बाहर निकाल देता है। फिर प्रतिरक्षा कार्यों को संपादित करता है। अब प्रतिरक्षा कार्य को संपादित करता है कैसे, जैसे आपने पढ़ा था रक्त में रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और रक्त कणिकाओं में WBC होती है और WBC क्या करती है, प्रतिरक्षा का कार्य करती है। तो प्रतिरक्षा कार्य को ये क्या करता है, संपादित करता है। फिर इसके बाद में शरीर के ताप को नियंत्रित करता है और शरीर की pH को नियंत्रित करता है। तो इस तरीके से मुख्य ये 6 कार्य है रक्त के। सबसे पहला कार्य क्या बताया गया है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का ऊतकों में विनिमय करता है। दूसरा कार्य बताया गया है पोषक तत्वों का ये क्या करता है, परिवहन करता है। तीसरा कार्य उत्सर्जी उत्पादों को शरीर के बाहर निकालता है। चौथा कार्य प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षा कार्य को ये संपादित करता है। पांचवा कार्य शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और छठा क्या कार्य है, शरीर की pH को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। नोट कीजिएगा आप।